हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली शाह। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए लॉ को लेकर। जैसा कि आप लोग देख सक रहे होंगे कि मेरे प्रोफाइल में मैं एक एडवोकेट भी हूँ और एक लीगल एडवाइज़र भी। मैंने MBA HR से किया है, LLB किया है, प्लस MA इन इंग्लिश किया है, इंग्लिश में MA किया है। ये मेरा अमिशाली अकेडमी @blogspot.com ये मेरा ब्लॉग है। मैं जो भी आप लोग को लॉ के बारे में जानकारियाँ देती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, इन सारी की डिटेल्स PDF फॉर्मेट में आपको मेरे इस ब्लॉग में आराम से मिल जाएगा। प्लस आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स रहेंगे ये उनको वो सारे चीज़ आप लोग के पास आसानी से मिल पहुँच जाए। और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आते जाएं तो वो सारे वीडियोस आप तक अपडेट होते जाएं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसके साथ ही हम लोग ये एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम भी देखेंगे, जो 1995 में लॉन्च हुआ था। चूँकि ये बहुत ही लंबी लॉ है, बहुत ही बड़ी लॉ है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, तो इसे मुझे समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो को 3 भाग में लेके आऊँगी। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं ये EPF एक्ट है क्या, इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं, ये EPF एक्ट जो हम लोग बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट मिसलेनियस एक्ट 1952, ये क्यों आया, किस कारण की वजह से ये इंडिया में लॉन्च किया गया 1952 में। एक्चुअली पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ लोग जो काम करते थे, वो काम करते थे, सैलरी उठाते थे, बस ऐसे ही काम चलता जाता था। वो कुछ सेविंग नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से उनको बाद में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए ऐसा उपाय निकाला गया कि जॉब के दौरान, माने वर्क करते करते ही उनका कुछ पैसा उसमें सेविंग होते जाए। मतलब ये जो EPF एक्ट है, इसमें सेविंग इस स्कीम को लाया गया। मतलब इसमें पैसा सेव होता है जॉब के दौरान। अब ये किसके अंतर्गत आता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, EPFO, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। अब चलिए ये समझते हैं इसके अंदर क्या क्या स्कीम्स हैं। इसके अंदर 3 स्कीम है। एक EPF जो कि रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, मतलब कि इसमें प्रोविडेंट फंड, इसमें पैसा जमा करके आप कभी भी उठा सकते हैं पैसे को, और वो पैसा में आपका मतलब जो इंटरेस्ट उस समय चल रहा होगा, जैसे कि अभी 8.50% इंटरेस्ट चल रहा है, उस इंटरेस्ट के साथ वो ऐड होके वो पैसा आपको मिलता जाएगा। दूसरा स्कीम है EPS, माने पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम। मतलब कि आप 58 ईयर्स के बाद अगर आप EPF में पैसा जमा करते हैं तो 8.33%, मैं ये सारे कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट बताती जाऊंगी, कोई आपको परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप जस्ट इसका पहले बेसिक चीज़ समझिए। पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन स्कीम मतलब कि आपको 58 ईयर्स के बाद हर महीने एक मंथली बेसिस पे एक पेंशन मिलती जाएगी, अगर आप 58 ईयर्स तक अपना PF जमा करते हैं तो। उसके अलावा थर्ड है EDLI, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस तो आप लोग सब जानते होंगे, सब मैक्सिमम लोगों ने LIC वगैरह किया होगा। मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय की सडन डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर को इस EPF के तहत एक सर्टेन अमाउंट दी जाएगी उसके फैमिली मेम्बर को। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की काम करने के दौरान डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली तो एक तरह से हेल्पलेस हो जाएंगे, तो इस वजह से उन्हें एक अमाउंट दिया जाएगा जो कि उनके डेथ के बाद उनको मिलेगा। अब चलिए ये समझते हैं कि ये EPF जो है किस किस ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सकता है। मतलब इसके क्या क्राइटेरिया होंगे जब जो ये लागू होगा। इसके फर्स्ट क्राइटेरिया बाकी ग्रेच्युटी एक्ट की तरह ही है कि मिनिमम कम से कम 20 एम्प्लॉय होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो जाता है, तो अगर उसमें 19 भी एम्प्लॉय हो जाते हैं तो भी ये एप्लीकेबल ही रहेगा।
मतलब वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। उसके बाद इसका जो सीलिंग अमाउंट है, मतलब ये जिस पे कटेगा वो होता है 15,000। मतलब कि लेस अप टू 15,000 पर ही, अप टू 15,000 बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये तीनों चीज़ पर ही एम्प्लॉय का पीएफ कटेगा। अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा तो 15,000 से ज़्यादा है तो मेरा पीएफ कैसे कटता है। तो बात ये है कि अप टू 15,000 तक उनका जो पीएफ कटेगा वो पीएफ और पेंशन ये दोनों में जाएगा पैसा। बट अगर किसी एम्प्लॉय का 15,000 से ऊपर है तो उसका जो पूरा पैसा है वो केवल पीएफ में ही जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगी कि क्या होता है ये नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो जिस सैलरी पर पीएफ कटती है वो अप टू 15,000 ही होनी चाहिए, और वो पूरी सैलरी अप टू 15,000 नहीं, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। अब हम लोग बेसिक तो जानते हैं, डीए भी जानते हैं, बट ये रिटेनिंग अलाउंस है क्या? चलिए ये भी समझते हैं रिटेनिंग अलाउंस है क्या। जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के बावजूद भी सैलरी देती है, जैसे कि इस लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को बैठा कर पैसा दे रही हैं, उसे कहते हैं रिटेनिंग अलाउंस। समझ। अब ये रिटेनिंग अलाउंस हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक तंगी की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से कुछ कम सैलरी दे, कुछ डिडक्शन कर दे, बट देती ज़रूर है। वो कहते हैं ना, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। तो वही चीज़ है, सैलरी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को की काटती नहीं है, वो कंटिन्यू देती ही रहती है। तो ये जो भी अमाउंट देती है उसे ही रिटेनिंग अलाउंस कहते हैं। तो हम लोग जैसे कि पहले देखे हैं कि सैलरी जो पीएफ जो कटता है, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, ये तीनों मिला के अप टू 15,000 पर ही पीएफ कटता है। और वो पीएफ जो कटता है उसमें पेंशन भी एप्लीकेबल होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग आखिर पीएफ क्यों कटवाएं? नहीं, हमको कटवाना है, क्या होगा? इससे अच्छा हम कहीं और सेविंग कर सकते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा? तो चलिए इसका बेनिफिट्स देखते हैं। अगर हम लोग पीएफ कटवाते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय अपना पीएफ डिडक्ट करवाता है तो उसको टैक्स में भी सेविंग मिलती है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अनुसार अगर पीएफ में पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं कोई, तो उसको इनकम टैक्स जो पे करते हैं उसमें भी सेविंग करने का मौका मिलता है। साथ ही अगर हम लोग कहीं भी पैसा जमा करते हैं, किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो पीएफ में ही मिलता है। करेंटली ये 8.50% चल रहा है। साथ ही इसके साथ ही कोई भी ऐसा पेंशन स्कीम नहीं है जहां आप केवल 10 साल पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मानती हूँ कि ये थोड़ा कम मिलेगा, बट 10 साल की सर्विस देने के बाद आपको पेंशन मिल जाना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। ये पीएफ के बेनिफिट्स में ही आता। तो चलिए आज केवल इतनी तक ही हम लोग यहाँ तक ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये पीएफ का लॉ जो है ये बहुत ही बड़ा लॉ है। इसे समझने में हमें थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा कि ये क्या है, कैसे कटता है, कैसे इसका डिडक्शन होता है, ये सारी चीज़, मतलब पेंशन में कैसे पैसा जाता है, इसका पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को समझने के लिए एक थोड़ा टाइम देना होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो का मैं आज यहाँ एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।